नमस्कार दोस्तों, मैं आर एस गुजर स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल आर एस जीके ट्रिक्स में। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आ चुका हूं फिर अगले टॉपिक को लेकर के। हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के अंतर्गत, और ज्योग्राफी के अंतर्गत अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में अपनी चर्चा चल रही थी। अक्षांश और देशांतर रेखाओं में हमने अक्षांश रेखाओं की पिछली क्लास में बात कर ली है। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है, प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं आज नेक्स्ट देशांतर रेखाओं को लेकर के चर्चा करने वाले हैं। तो फटाफट से एक बार मेरे सभी साथी जुड़ जाइए, और जितने भी साथी जुड़ चुके हैं क्लास को लाइक करके फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। उसी के साथ शुरू करते हैं अपनी धमाकेदार क्लास की शुरुआत, और आ जाइए बात करते हैं आज आगे। देशांतर रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। देशांतर रेखाएं होती क्या है, जैसा कि हमने बात की थी पिछली क्लास में कि अक्षांश रेखाएं क्या होती है, जो पूर्व से पश्चिम की ओर क्षैतिज खींची जाने वाली रेखाएं होती है। जबकि देशांतर रेखाएं क्या होती है दोस्तों, ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। देशांतर रेखाएं हमेशा किस तरफ से किस तरफ खींची जाती है, तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। और यहाँ पर हमने एक रेखा खींची जिसका नाम है 0 डिग्री देशांतर। क्या नाम है? 0 डिग्री देशांतर रेखा। देशांतर रेखा जिस प्रकार से दोस्तों 0 डिग्री अक्षांश ने 2 भागों में बांटा था, उत्तर में और दक्षिण में, उसी प्रकार से इस 0 डिग्री देशांतर ने भी 2 भागों में बांट दिया है, पूर्व में और पश्चिम में। ठीक है, अब इसके बाद हम जितनी भी रेखाएं पूर्व में खींचेंगे वो हो जाएंगी हमारी पूर्वी देशांतर, और जितनी भी रेखाएं हम पश्चिम में खींचेंगे वो हो जाएंगी हमारी पश्चिमी देशांतर। तो ध्यान रखना है, जैसे कि मैं आपके सामने एक बार खींच देता हूं, ये इस प्रकार से अपन खींचेंगे, और यहाँ इधर जो अपन खींचेंगे वो कौन सी हो जाएगी, आपकी पश्चिमी देशांतर हो जाएंगी। तो ये पश्चिमी देशांतर हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अपन खींचेंगे। यहाँ पर जो 0 डिग्री है दोस्तों, इस 0 डिग्री को GMT भी कहते हैं, GMT। इसी को प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं, प्रधान याम्योत्तर रेखा, प्रधान याम्योत्तर रेखा। इसी रेखा को दोस्तों ग्रीनविच रेखा के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? तो ग्रीनविच रेखा भी इसे ही कहते हैं, ग्रीनविच रेखा आदि नामों से इसको जाना जाता है। चलिए आगे हम बात कर लें देशांतर रेखाओं के बारे में। तो कैसे खींची गई दोस्तों, अब भी मैंने आपके सामने खींचा कि ये 0 डिग्री है, उसके बाद इस प्रकार से अपन ने खींचा है। ठीक है, तो ये एक रेखा हो गई है ना। उसके बाद जैसे मैं यहाँ पर दूसरी रेखा खींचूंगा तब वर्त पूरा होगा। अगर एक ही रहने दूंगा तो देखो आधा वर्त है, एक तो क्या बना रही है, आधा वर्त, और जब मैं दूसरी रेखा खींचूंगा तब दोनों मिलकर के पूरा वर्त बनाएंगी। यानी कि ये रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। कैसी होती है? अर्धवर्ताकार, और इनके बीच की दूरी जो है वो भी असमान होती है। तो कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके बारे में हम जान लेते हैं, क्या क्या चीजें हमें यहाँ से ध्यान में रखनी चाहिए, यहाँ से एग्जाम में जो है क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उनको थोड़ा सा अपन देख लेते हैं। एक बार देखिएगा, देशांतर रेखाएं सबसे पहले किस ओर से किस ओर खींची गई, तो ये उत्तर है और ये दक्षिण है। उत्तर में इसको कहा था हमने उत्तरी ध्रुव, इसको कहा था हमने दक्षिणी ध्रुव। तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाएं खड़ी खींची गई ना, ऊर्ध्वाधर रेखाएं क्या कहलाती है? देशांतर रेखाएं कहलाती है। या मैं यूं कह सकता हूं, उत्तर से ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई ऊर्ध्वाधर रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण की ओर ऊर्ध्वाधर यानी कि खड़ी खींची गई हो, वो क्या कहलाती हैं? वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। और ये देशांतर रेखाएं कैसी होती हैं? तो देशांतर रेखाओं की आकृति की अगर मैं बात करूं तो यह रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। यह रेखाएं कैसी होती है दोस्तों? अर्धवर्ताकार होती है। अर्धवर्त यानी कि आधा वर्त बनाती है, अर्धवर्ताकार होती है। ठीक है, उसके बाद आगे हम चर्चा करें इनके बारे में। तो दोस्तों देशांतर रेखाओं के संदर्भ में हम बात करें तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कुल संख्या, तो दोस्तों ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या देखो, यहाँ 0 डिग्री से 180 पूर्व में खींच दिए और 0 डिग्री से 180 पश्चिम में खींच दिए, तो टोटल कितनी रेखा हो गई मेरे दोस्तों? 180 हमने पूर्व में खींचा देखो यहाँ पर, और 180 हमने पश्चिम में खींचा यहाँ पर, है ना। और एक हमारी कौन सी है? 0 डिग्री। तो टोटल कितनी होगी? 361। लेकिन दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सही आंसर क्या होगा? 360 ही होगा। फिर भाई आप कहेंगे सर या आप तो सही तो जोड़ा है यहाँ पर 180 और 180, 360 और 361, फिर गलत क्यों कर रहे हैं आप?
इधर देखिएगा 180 पूर्व में है, सॉरी पश्चिम में है, 180 पूर्व में है और एक 0 डिग्री, तो सही तो जोड़ा है, फिर गलत कैसे हो गया? इस कारण से हो गया दोस्तों, क्योंकि जो ग्लोब है, जैसे मान के चलिएगा मैं इस ग्लोब का पीछे वाला हिस्सा आपको दिखा रहा हूं, तो ये 180 डिग्री पीछे है ना। जिस प्रकार से 0 डिग्री दोनों तरफ से कॉमन है, उसी प्रकार से 180 भी कॉमन है। कैसे? जैसे 179 डिग्री ये हो गया, 178 डिग्री ये हो गया, है ना। इधर भी 179 ये हो गया और ये 178 डिग्री हो गया, तो 78 × 80 यही आ गया। इधर से भी आओ, 78 × 80 यही आ गया। अब दोनों तरफ से हमने 180 नंबर की गिन ली है, इधर भी 180 नंबर की गिन ली, इधर भी 180 नंबर की गिन ली। जबकि रेखा कितनी है? ये रेखा तो एक ही है ना, तो ये पूर्व है ना ये पश्चिम है, ये तो एक ही है, ये कॉमन है दोनों तरफ से। अब दोनों तरफ से जब कॉमन है तो रेखा एक ही है ना, और हमने कितनी गिन ली? 2। 180 नंबर की यहां पर भी ऐड कर दी, 180 नंबर की यहां पर भी ऐड कर दी, तो भाई एक ज्यादा जोड़ ली ना। इसलिए मेरे दोस्तों ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछे कि टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो कुल देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी होगी? 360 होगी। कितनी होगी? 360, सॉरी 360। यहां पर -1 कर देंगे हम। क्यों कर देंगे? क्योंकि आपको पता है एक हमने यहां पर ज्यादा ऐड कर दिया है। चलिए अब आगे हम बात करते हैं कि ये जो देशांतर रेखाएं होती है, क्या इनके बीच की दूरी समान होती है? तो नहीं होती। ध्यान रखना है, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी, देशांतरों के मध्य की दूरी असमान होती है। क्या होती है? असमान होती है। कैसे होती है गुरुजी? तो भाई आप खुद ही देख लें। यहाँ पर देखें इनके बीच की दूरी कितनी है, और ऊपर जाओगे यहाँ पर बिल्कुल कम हो गई है, यहाँ पर तो आपस में मिल ही गई है। इसी प्रकार यहाँ पर भी ज़्यादा है, और नीचे आओगे तो यहाँ पर कम होती जा रही है। यानी कि इनके बीच की ये जो दूरी है ये क्या है? समान नहीं होती है। सीधी सी बात है। अब समान नहीं होती तो असमान होती है, कहीं पर ज़्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। पूछ ले, इनके दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी सर्वाधिक कहाँ पर होती है और न्यूनतम कहां पर होती है? अगर इस प्रकार से पूछ ले तो फिर क्या करेंगे? तो फिर हमें आंसर देना है कि सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा। यहां पर सबसे ज्यादा होती है। ये देखो यहां पर भूमध्य रेखा, ये यहां पर है 0 डिग्री, तो ये बीच में सबसे ज्यादा चौड़ी होती है ग्लोब, तो यहां पर ये इस प्रकार से पिचकी हुई होती है, तो यहां सबसे ज्यादा दूरी होती है इनके बीच में। देख लो सबके बीच में यहां पर सबसे ज्यादा दूरी है, तो यहां पर होती है। और कितनी होती है? 111.32 किलोमीटर, यानी कि 111.32 किलोमीटर इनके मध्य की दूरी होती है सबसे ज़्यादा। और वो कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। सबसे कम कहाँ होती है? तो वो होती है ध्रुवों पर, क्योंकि ध्रुवों पर ये रेखाएं आपस में मिल जाती हैं, तो यहाँ पर सबसे कम होती है। और कितनी होती है? तो यहाँ होती है दोस्तों 0 किलोमीटर। कितनी होती है? 0 किलोमीटर। अब बात करें कि इन दो देशांतरों के बीच का ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? दो क्रमिक देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दो क्रमिक देशांतर ये जो है, ये इस प्रकार से, जैसे ये दो क्रमिक देशांतर हैं और इनके बीच का ये जो क्षेत्र है, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं दोस्तों गौर। क्या कहते हैं? गौर। यानी कि दो क्रमिक देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, देशांतरों के मध्य का क्षेत्र, मध्य का क्षेत्र गौर कहलाता है। गौर या गौरी कहलाता है ना, गौर कहलाता है, गौर कहलाता है। ठीक है ना। इनके बीच की दूरी समान नहीं होती, और इनके बीच का मध्य का जो दूरी है वो सबसे ज़्यादा भूमध्य रेखा पर होती है, 111.32 किलोमीटर होती है। सबसे कम ध्रुवों पर होती है और 0 किलोमीटर होती है। यहाँ तक क्लियर? इनके मध्य का क्षेत्र जो है उसको हम गौर या गौरे के नाम से जानते हैं। बात ये आती है कि सर उनसे तो स्थिति विस्तार के बारे में, सॉरी तापमान जलवायु के बारे में आप बता रहे थे कि तापमान जलवायु ज्ञात करते हैं, इससे क्या करते हैं? तो दोस्तों ध्यान रखना है, देशांतर रेखाओं की सहायता से, देशांतर रेखाओं की सहायता से, रेखाओं की सहायता से समय ज्ञात किया जाता है। क्या ज्ञात करते हैं?
तो समय ज्ञात किया जाता है, समय ज्ञात किया जाता है। ये लीजिए, क्या ज्ञात करते हैं दोस्तों, तो समय ज्ञात करते हैं। अब कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि समय कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है पृथ्वी हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। तो उसको लेकर भी हम बात करेंगे। एक बार फिर से देखिएगा, हम बात कर रहे हैं देशांतर रेखाओं की। देशांतर रेखाएं क्या है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखाओं को क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहते हैं। और यह रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है। नेक्स्ट, इनकी कुल संख्या कितनी होती है, तो इनकी कुल संख्या 360 होती है। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी कितनी है, दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी दो क्रमिक देशांतरों के मध्य की दूरी असमान होती है। क्या होती है, असमान। असमान का मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम। तो सर्वाधिक कहाँ होती है, भूमध्य रेखा पर, और कितनी होती है, 111.32 किलोमीटर। सबसे कम कहाँ होती है, न्यूनतम ध्रुवों पर, कितनी होती है, 0 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पर आपस में मिल जाते हैं। दो क्रमिक देशांतरों के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है, तो गोर कहलाता है। और बात करें देशांतर रेखाओं की सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो दोस्तों किसी भी स्थान का समय ज्ञात करते हैं, साथ ही किसी भी स्थान की पूर्व और पश्चिम की स्थिति भी हम जो है इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। अब कैसे करते हैं ये चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं, तो एक बार आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, आपने ले लिया होगा, अब ले लिया तो मैं एक बार इसको मिटा देता हूं और फिर बात करते हैं अपन आगे कैसे समय निकालते हैं उसको लेकर के। तो दोस्तों ध्यान रखना है, पृथ्वी दो प्रकार की गतियां करती है, एक अपने अक्ष पर करती है और एक अपने कक्ष पर करती है। अक्ष पर अपने अक्ष पर अपने चारों तरफ परिक्रमा करती है और कक्ष पर जो है वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करती है। ठीक है ना। तो बात करते हैं, इसकी एक गति है जिसका नाम है परिभ्रमण गति, परिभ्रमण। और इस परिभ्रमण गति में क्या करती है, ये अपने अक्ष पर घूमती है और इस परिभ्रमण गति में जितना समय लगता है उसको कहते हैं परिभ्रमण काल। और वो कितना लगता है, लगभग 24 घंटे का समय लगता है। एग्जैक्ट की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड का समय लगता है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड, यानी कि लगभग 24 घंटे का। तो लगभग 24 घंटे का समय लेती है एक राउंड पूरा करने में। एक राउंड का मतलब यहां से शुरू हुई और वापस यहीं पर पहुंच गई, यहां से शुरू हुई और वापस वहीं पर पहुंच गई, यानी कि कितनी डिग्री घूम गई है, 360 डिग्री घूम गई कि नहीं घूम गई। और 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, 24 घंटे। देखो 360 डिग्री घूमने में कितना समय ले रही है, 24 घंटे। तो मैं 24 का भाग दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा कि 1 घंटे में कितनी घूमेगी। तो 24 का भाग दें, 12 दूने 24, 12 तिया 36, यहाँ पर 30 आ गए। 30 में 2 का भाग देंगे तो 15 डिग्री, यानी कि जो है पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अब 1 घंटे मतलब मैं कह दूं 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री घूम रही है। तो 1 डिग्री घूमने में कितना समय लेगी, 15 चौके 60, यानी कि 4 मिनट लेगी। कितना लेगी, 4 मिनट में पृथ्वी, या यूं कह दो कि 4 मिनट में सूर्य एक देशांतर से दूसरी देशांतर को पार करेगा। 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर या 1 डिग्री देशांतर से दूसरी डिग्री देशांतर तक जाने में सूर्य को कितना समय लगेगा, 4 मिनट का समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम समय निकाल लेंगे। अब आप कहेंगे कि सर कैसे निकालेंगे, वो भी मैं बता रहा हूं, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है। चलिए कैसे निकालते हैं बात करते हैं। देखो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखनी है कि इस 0 डिग्री से कोई भी स्थान अगर पूर्व में, तो उसका समय हमेशा इस 0 डिग्री के समय से आगे होगा, अगर पूर्व में तो। और अगर इस 0 डिग्री से कोई भी स्थान पश्चिम में है तो उसका समय हमेशा 0 डिग्री से पीछे होगा। हम उदाहरण के तौर पर अपने भारत के बारे में ही बात कर लेते हैं। मान के चलिएगा यहाँ पर हमारा भारत है और भारत के बारे में बात करें तो भारत की जो मानक रेखा है, क्योंकि विश्व का समय निर्धारित होता है 0 डिग्री से, विश्व समय निर्धारित रेखा है 0 डिग्री, जिसको GMT ग्रीनविच मीन टाइम के नाम से भी जानते हैं, प्रधान याम्योत्तर भी कहते हैं और ग्रीनविच रेखा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये जो GMT है दोस्तों, इसके समय से भारत का समय कितना आगे पीछे है, तो भारत की जो मानक रेखा है वो है 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री कौन सी है, पूर्वी देशांतर है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। मैंने आपको कहा था कि कोई भी स्थान अगर 0 डिग्री से पूर्व में स्थित है तो उसका समय हमेशा आगे होगा 0 डिग्री से। अब कितना होगा वो उसकी देशांतरी विस्तार पर डिपेंड करेगा। तो देखिए पूर्वी यानी कि 0 डिग्री के समय से हमारा समय आगे है। कितना आगे है,
ये हमारे देशांतरी विस्तार पर डिपेंड करेगा। तो बात कर लेते हैं, देखो कितना है अपना विस्तार, तो अपना जो है मतलब समय निर्धारित रेखा है 82.5 डिग्री, तो 82 साढ़े बोले तो 30 मिनट इंटू 4, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में सूर्य 4 मिनट का समय लेता है, तो 82.5 को पार करने में कितना समय लेगा, तो 4.5 से गुणा 4 से गुणा करेंगे 82.5 को, तो 82 को 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी 8, 8 चौक 32। अब ध्यान रखना ये डिग्री थी इसलिए इसका आंसर मिनट में आया है, और ये मिनट है इसलिए इसका आंसर सेकंड में आएगा। 4 3 12 120 सेकंड। अब इस सेकंड को मिनट में बदल लो, ये 2 मिनट हो जाएगी। अब 2 मिनट हो जाएगी तो मिनट को मिनट में जोड़ दो, टोटल 330 मिनट हो गई। और 330 मिनट आगे है या पीछे है, तो पहले ही कह दिया पूर्वी देशांतर है, इसका मतलब हमारा समय आगे है। और कितना आगे है, तो दोस्तों 330 मिनट आगे है। सर जी हमें तो घंटे में बताओ, तो लो घंटे में 60 का भाग दे दो इसमें, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, 5 घंटे और 30 मिनट आगे है। भारत का समय 0 डिग्री के समय से या विश्व की जो समय निर्धारित रेखा है उससे कितना समय आगे पीछे है, तो 5.5 घंटे आगे है, न कि पीछे। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। चलिएगा, तो समय कैसे निकालते हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती है, ये सारी बातें हमने जो है इसके संदर्भ में कर ली है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसके बचे हुए हैं जिसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले एक चीज और बता दूं मैं आपको कि अक्षांशों के 2 क्रमिक अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है, इसको तो क्या कहा था हमने, ये जो 2 क्रमिक अक्षांशों के बीच का क्षेत्र था, इसको तो हमने कहा था क्या, इस वाले को हमने कहा था मेरे दोस्तों, वो कहा था कटिबंध। और 2 देशांतरों के बीच के क्षेत्र को हमने क्या कहा है, गोर कहा है। अक्षांशों के मध्य का क्षेत्र कटिबंध और देशांतरों के मध्य का क्षेत्र गोर या गोरे कहलाता है। लेकिन अक्षांश और देशांतर दोनों का जो जाल यहां पर बनता है, ये जो अक्षांश और देशांतर दोनों रेखाओं का जो जाल बनता है, इसको क्या कहते हैं, ये इस प्रकार का जो जाल बनेगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं दोस्तों ग्रिड या जाल कहते हैं। आपसे पूछ लिए ग्लोब पर अक्षांश व देशांतर रेखाओं का जाल कहलाता है, तो क्या कहलाता है, ग्रिड कहलाता है। तो दोस्तों आज की क्लास को मैं यहीं पर रोकूंगा और नेक्स्ट जो है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। तो मैं चाहूँगा मेरे सभी साथी जितने भी मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं वो सारे के सारे क्लास को लाइक करना कभी नहीं भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। नमस्कार, राम राम साहब।